सबसे पहले तो जनरल एग्रीकल्चर को फिनिश करेंगे। बहुत सारे पार्ट बनेंगे जनरल एग्रीकल्चर में, 1 2 3 4 नहीं, कम से कम 20 से 25 पार्ट केवल जनरल एग्रीकल्चर के बनेंगे। तो अपन शुरुआत करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है। जितने भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, स्पेशली जो IBPS AFO के लिए मैं ये बना रहा हूँ सारी चीज़ें, तो उसको मेन फोकस करके अपन सब पढ़ेंगे। बाकी कई सारी चीज़ें और भी दूसरे एग्जाम है वहाँ पर भी काम आएगी, ठीक है भाई। कंटेंट वही रहता है, सब कुछ वही रहता है, वही चीज़ IBPS AFO में पूछी जाती है, वही चीज़ आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में पूछी जाती है, वही चीज़ ADA में पूछी जाती है, वही चीज़ SADO में, वही चीज़ RAEO, वही चीज़ RHEO। कॉम्पिटिटिव एग्जाम एग्रीकल्चर के जितने भी हैं सिलेबस सबका वही है, क्वेश्चन वहीं से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, ठीक। तो जनरल एग्रीकल्चर का ये सबसे पहला पार्ट है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ बेसिक पॉइंट्स की, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो, हम सभी को पता है हमारे भारत का ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, बताओ भाई कितना होता है। इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया क्या है? 328.7 क्या मिलियन हेक्टेयर। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो ये कितना होगा? 329 मिलियन हेक्टेयर। आप लोग ये डाटा याद रख लेना, ठीक है। पॉइंट में याद करने में प्रॉब्लम आएगी तो आप ये याद रखना 329 मिलियन हेक्टेयर। ये हमारे भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। हमारा भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो भी हमारे भारत का जो नक्शा आप देखते हो ना, उसका कुल जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 329 मिलियन हेक्टेयर, ठीक। अब देखो यहाँ पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। एक होता है नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया, ठीक है, और एक होता है ग्रॉस्ड सोन एरिया, ग्रॉस्ड सोन एरिया, ठीक है। इस नेट सोन एरिया को हम नेट क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं, एक ही बात है, चाहे इसको नेट सोन एरिया कहो या नेट क्रॉप्ड एरिया कहो। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को ग्रॉस सोन एरिया को ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहा जाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी इसको कह सकते हैं। इसको तो हम टोटल सोन एरिया भी कहते हैं, इसको टोटल क्रॉप्ड एरिया भी कहते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हम गलत कर देते हैं। नेट सोन एरिया कितना है, ग्रॉस सोन एरिया कितना है, या फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे नेट क्रॉप्ड एरिया कितना है और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है। ये नेट सोन एरिया या नेट क्रॉप्ड एरिया की बात करें तो इस 329 मिलियन हेक्टेयर एरिया में से कितने एरिया में बुआई करते हैं, या फिर ये कहो कि हम कितने एरिया में फसल उत्पादन करते हैं, या कितने एरिया में हम एग्रीकल्चर या कृषि खेती करते हैं, ये वो एरिया है। कुल कितना एरिया है, ठीक है। ये है आपका लगभग, ऑन एन एवरेज बात करूँगा, पॉइंट में है, आप एक डाटा फिगर याद रखो, ये है 142 मिलियन हेक्टेयर। ये आप लोग याद रखना। नेट सोन एरिया मतलब नेट क्रॉप्ड एरिया हमारे भारत में 329 मिलियन हेक्टेयर एरिया में से 142 मिलियन हेक्टेयर एरिया में खेती होती है, ठीक। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, आप एक साल में एक ही खेत पर भले ही 2 से 3 फसल ले लो, लेकिन उस खेत को काउंट सिर्फ एक ही बार किया जाएगा, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है। वहीं अगर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात करूं तो ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ये भी ऑन एन एवरेज ही है, ठीक है। पॉइंट में आपको दिक्कत आई, जैसे कि एग्जैक्टली तो ये 200.9 है, बट ऑन एन एवरेज अपन बात करें तो ये है 201 मिलियन हेक्टेयर। ये ज़्यादा क्यों है, ये कम क्यों है? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ये भी तो वही बात हुई, कितने एरिया में, कुल कितने एरिया में क्रॉपिंग या कुल कितने एरिया में खेती होती है, कुल कितने एरिया में सोइंग होती है। तो ये 201 क्यों है, ये 142 क्यों है? एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझो। जैसे कि मान लो मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक किसान हूँ, मान लो मेरे पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। कितनी ज़मीन है मेरे पास? 2 हेक्टेयर, ठीक। माना मेरे पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, मैंने रबी में तो लगा लिया क्या, वीट, ठीक। खरीफ में मैंने लगाया क्या, राइस। खेत एक ही है 2 हेक्टेयर का, लेकिन मैं फसल कितनी ले रहा हूँ, 2।
एक में ले रहा हूँ वीट और खरीफ में ले रहा हूँ मैं राइस। ठीक, जब हम नेट सोन एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो इस एरिया को हम सिर्फ 2 हेक्टेयर ही काउंट करेंगे। ठीक है, आप उस एरिया में उस 2 हेक्टेयर में चाहे 2 फसल लो या 4 फसल लो, उससे कोई मतलब नहीं है। नेट सोन एरिया में सिर्फ जो टोटल एरिया है वही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, जब हम ग्रॉस क्रॉप एरिया सोन करते हैं ना, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस सोन एरिया को या ग्रॉस क्रॉप एरिया को या कहो टोटल सोन एरिया या फिर कहो टोटल क्रॉप एरिया, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे ना तो इसे काउंट किया जाएगा 4 हेक्टेयर। क्यों भाई इसे 4 हेक्टेयर क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने 2 हेक्टेयर में गेहूँ लगाया और 2 हेक्टेयर में राइस लगाया है, तो वो 2 हेक्टेयर एक ही फील्ड है, 4 हेक्टेयर नहीं है। लेकिन हमने शुरू के 6 महीनों में रबी सीजन में फसल गेहूं के लिए और खरीफ सीजन में फसल राइस के लिए, इसलिए इसको 2 बार काउंट होगा। अगर मैं यहाँ पर एक फसल और ले लूँ, मान लो मैं जायद की कोई एक फसल मूंग ले लूँ, तो फिर मैं इसको काउंट करूँगा कितना, 6 हेक्टेयर। इसीलिए जो ग्रॉस क्रॉप एरिया है वो ज़्यादा है और नेट सोन एरिया जो है वो कम है। तो ग्रॉस क्रॉप एरिया में एक साल में एक फील्ड पर जितनी भी फसल ली जाती हैं उनके एरिया को भी काउंट करते हैं, जबकि यहाँ पर उस एरिया को एक ही बार काउंट किया जाता है, भले ही आप कितनी भी फसल उसमें ले लो। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ, यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होंगे नेट सोन एरिया में और ग्रॉस क्रॉप एरिया में। अब ये दोनों बातें आई हैं तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है CI से। CI का मतलब होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। क्या होता है भाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी? देखो, हर एक राज्य की अलग अलग, हर एक स्टेट की अलग अलग क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है। किसी स्टेट की ज़्यादा होती है, किसी स्टेट की कम होती है। लेकिन क्वेश्चन अभी तक जितनी बार पूछा गया है वो कभी स्टेट के ऊपर नहीं पूछा गया, वो पूछा गया है कि पूरे इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है, इंडिया की एक एवरेज क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है। तो वो आपको याद रखनी है। हमारा काम क्या है, हमारा जो टारगेट है एग्रीकल्चर का जो टारगेट है वो ये है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। आज की अगर हम बात करें तो जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो है 142%। ठीक है, ध्यान रखना ये भी आपकी ऑन एन एवरेज ही है। कितनी है ये इंडिया की क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, ये भी आप याद रखना, किसी स्टेट की नहीं बता रहा हूँ। ये ओवरऑल इंडिया की एक एवरेज क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 142%। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका एक फॉर्मूला होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी का। फॉर्मूला होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट क्रॉप्ड एरिया। नेट क्रॉप्ड एरिया, चूंकि ये परसेंटेज में है इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। चाहो तो आप कैलकुलेट करके देख लो। क्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है 201, नेट क्रॉप्ड एरिया कितना है 142 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको कैलकुलेट कर लेना। ऑन एन एवरेज ये आपका 142 मिलियन, सॉरी नॉट मिलियन, 142%। एग्जैक्टली ये कुछ 141 पॉइंट समथिंग आता है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 142% आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, आपको ओवरऑल ये डाटा आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखना है। कई बार इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन आ जाते हैं और कई बार डायरेक्ट इस डाटा से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। यहाँ से आपको क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, ये आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं। अब देखो इरिगेटेड एरिया की बात करते हैं। हमारे इंडिया में नेट इरिगेटेड एरिया कितना है? ये जो 329 कहाँ मिटा दिया भाई, 329 मिलियन हेक्टेयर एरिया किसका है? इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया है 329 मिलियन हेक्टेयर एरिया, जिसमें से 142 मिलियन हेक्टेयर एरिया में हम खेती करते हैं। कितने एरिया में हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था है, कितने एरिया में हम इरिगेशन देते हैं, मतलब कि नेट इरिगेटेड एरिया कितना है हमारे इंडिया में, उस पर क्वेश्चन आता है। ठीक, क्या है नेट इरिगेटेड एरिया। ये आपको अलग अलग डाटा मिल जाएंगे अलग अलग किताबों में। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो अपडेटेड डाटा है, कंफर्म वेबसाइट से लिया गया डाटा है। ठीक है, एग्जैक्ट इसका जो डाटा है वो है 64.7 मिलियन हेक्टेयर, 64.7 मिलियन हेक्टेयर। ऑन एन एवरेज आप इसे 65 मिलियन हेक्टेयर
याद कर सकते हो। कई किताबों में आपको 65 मिलियन हेक्टेयर मिल जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली याद करना है तो 64.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया ये नेट इरिगेटेड एरिया है इंडिया के अंदर। इस 329 मिलियन हेक्टेयर एरिया में से 142 मिलियन हेक्टेयर एरिया में खेती होती है, फिर उसमें से भी 65 मिलियन हेक्टेयर एरिया ही जो है वो आपका इरिगेटेड है, जहाँ पर अपन इरिगेशन देते हैं, पानी की पर्याप्त व्यवस्था वहाँ पर है। ठीक, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और बन जाते हैं। एक ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे इंडिया के अंदर वो कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया है। हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया किस स्टेट में है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा इरिगेटेड एरिया जो है अपने इंडिया के अंदर वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ लीस्ट इरिगेटेड एरिया कहाँ पर है। लीस्ट इरिगेटेड एरिया ये है आपका मिजोरम। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको जो उत्तर प्रदेश बताया ना, कई किताबों में आपको पंजाब भी मिल जाएगा। कंपटीशन है भाई, कभी पंजाब आगे रहता है, कभी उत्तर प्रदेश आगे रहता है। अभी के जो ताज़ा आंकड़े हैं उसमें उत्तर प्रदेश आगे है। ठीक है, कई किताबों में आपको पंजाब भी मिल जाएगा। तो आप 2 साल बाद मान लो इस वीडियो को देख रहे हो, फिर आप बात कर रहे हो कि सर आपने तो उत्तर प्रदेश बताया था। भाई 2 साल की बात किसको पता है, हो सकता है 2 साल बाद उत्तर प्रदेश और पंजाब से भी कोई दूसरा स्टेट आगे निकल जाए, तब की डाटा की बात बाद में की जाएगी। अभी कौन सा आगे है, उत्तर प्रदेश, ये आप लोग याद रखना। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट, फॉरेस्ट एरिया की बात कर लो। देखो एक पॉलिसी है अपने पूरे वर्ल्ड लेवल पर चलती है, और वो पॉलिसी ये है कि कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, वहाँ पर जितना भी उसका ज्योग्राफिकल एरिया है उसके 33% एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए। जैसे इंडिया का कितना है 329 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि इस 329 मिलियन हेक्टेयर में से 33% एरिया में फॉरेस्ट होना ही चाहिए, ये कंपलसरी रहता है। ठीक है, लेकिन ऐसा किसी भी देश के पास बहुत ही कम है। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया के अंदर जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो भी 33% नहीं है, थोड़ा सा कम है। टोटल फॉरेस्ट एरिया इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो वो है 80.73 मिलियन हेक्टेयर। ये लेटेस्ट डाटा है, 80.73 मिलियन हेक्टेयर। इतने एरिया में क्या है, फॉरेस्ट है हमारे इंडिया के अंदर, जो कि लगभग 24.56% के बराबर है। कितना है, 24.56% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, जबकि होना कितना चाहिए था 33%, है कितना है 24.56। ये काफ़ी कम है, अभी और बढ़ना ज़रूरी है, फॉरेस्ट को बढ़ाना ज़रूरी है। जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 33% एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए, लेकिन अपने पास कितना है इंडिया के पास 24.56%। ठीक, ये लेटेस्ट डाटा है, आप लोग याद रखना। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अभी 2019 का जो IBPS नोटिफिकेशन 2019 में होता है, लेकिन एग्ज़ाम तो 2020 में हुआ था अभी मार्च में, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था, इससे क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट में है। ठीक, एक क्वेश्चन आता है कि भाई मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट में है, वाई परसेंटेज, वाई इट्स परसेंटेज। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई लीस्ट फॉरेस्ट एरिया, सबसे कम फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट में। हालांकि इस पर क्वेश्चन तो अभी तक नहीं आया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये दोनों पॉइंट पर आता है, यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको थोड़ा समझो, देखो दोनों में मतलब क्या है। एक तो है मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, ओवरऑल सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट के पास है। दूसरा ये पूछा गया है कि उस स्टेट के एरिया के परसेंट के बेसिस पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया किसके पास है। इसको समझो, देखो आज की अपन जो प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो उसी का एक छोटा सा एग्जांपल लो। मान लो कि अमेरिका में मान लो अमेरिका की पॉपुलेशन कितनी है 35 करोड़। ठीक है, इस 35 करोड़ में से 3 लाख लोगों को हो गया है क्या, कोरोना पॉजिटिव। ठीक है भाई, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 130 करोड़, इसमें से कितने लोगों को हो गया है, मान लो कि यहाँ पर हो गया है 5 लाख लोगों को
कोरोना पॉजिटिव। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा, इंडिया। ठीक, यहाँ पर परसेंटेज तो नहीं पूछा। अब अगर ये पूछ ले कि बताओ उस एरिया की पॉपुलेशन के हिसाब से प्रतिशत की अपन बात करें तो फिर सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव कहाँ पर है, तो फिर वो हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में 35 करोड़ पर 3 लाख हैं और हमारे यहाँ पर 130 करोड़ पर 5 लाख है। तो कहने के लिए तो 5 लाख, नंबर में तो 5 लाख ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज कम है, जबकि यहाँ पर परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 35 करोड़ में ही 3 लाख हैं और यहाँ पर 130 करोड़ में 5 लाख हैं। पर परसेंटेज की बेसिस से बात करें तो ये बहुत कम है, ये बहुत कम है, और परसेंटेज की बेसिस से बात करें तो ये बहुत ज़्यादा है। वही बात यहाँ पर कही गई है कि मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया किस स्टेट के पास है, आंख बंद करके आंसर लगा देना, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है इस बार भी। उससे पहले, बहुत पहले 2-3 साल पहले एक बार क्वेश्चन आया था, उसका आंसर ये था कि मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन स्टेट बाय इट्स परसेंटेज, तो उसका आंसर था मिजोरम। ठीक है, एमपी फर्स्ट है, इसके बाद अगर आपको वैसे तो याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी याद करना चाहो तो अरुणाचल प्रदेश, ये आपका सेकंड है। ठीक है, याद रखना हो तो रख लेना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। एमपी पर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है, एमपी में है। ठीक, और मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इन स्टेट वाइड्स परसेंटेज, उस स्टेट का जितना एरिया है उसमें से कितने एरिया में फॉरेस्ट है, मतलब उसकी परसेंटेज की बात हो रही है, तो फिर मिजोरम सबसे ज़्यादा है। ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि मान लो ये मिजोरम हो गया और ये अपना एमपी हो गया। ठीक है, यहाँ पर मान लो ये इतने एरिया में क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है, मिजोरम के एरिया के हिसाब से बात करें तो फॉरेस्ट ज़्यादा है, और अगर अपन ऐसे बात करें तो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट का एरिया ज़्यादा है, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल समझाया। ठीक है, तो परसेंटेज की बेसिस से बात की जाए तो मिजोरम आंसर होगा, और ओवरऑल पूछा जाए तो मध्य प्रदेश इसका आंसर होगा। ठीक है, लीस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे कम फॉरेस्ट एरिया जो है वो हरियाणा में, इस पर तो कभी कभार ही क्वेश्चन आता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। और देखो, और क्या जनरल बातें हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर, एक मिनट, सॉरी, फर्टिलाइजर कंजप्शन की। फर्टिलाइजर कंजप्शंस, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो देखो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट, आपसे ना तो स्टेट बोला गया है ना ही यूनियन टेरिटरी बोला गया है, आपसे सिंपल पूछा गया है हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट। बहुत गर्मी है। देखो, हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट, ना आपसे स्टेट पूछा गया है ना ही आपसे यूनियन टेरिटरी पूछा गया है। पूछने वाले ने सिंपल सा आपसे पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट किस जगह का है। आपसे ना तो उसने स्टेट पूछा है और ना ही उसने केंद्र शासित प्रदेश, और ना ही आपसे उसने यूनियन टेरिटरी पूछा है। इस केस में आपका आंसर होगा पौंडीचेरी। ठीक है, इस केस में आपका आंसर क्या होगा, पौंडीचेरी। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया जाए और आपसे पूछा जाए हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट इन विच स्टेट, अब आपसे स्टेट बोला गया है, मतलब ये पौंडीचेरी आपको पता है क्या है, ये यूनियन टेरिटरी है। ये पौंडीचेरी स्टेट नहीं है, ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है। अब आपसे पूछा है स्टेट, स्टेट कौन सा है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा अब पंजाब। ठीक है, इन दोनों में आपको कोई समस्या, यूनियन आपसे ओवरऑल पूछा जाए तो फिर पौंडीचेरी है, वो यूनियन टेरिटरी होता है। जब स्टेट पूछा जाए तो फिर आंसर आपका हो जाएगा क्या, पंजाब। ठीक है, कितना है तो भैया यहाँ पर है 212 kg पर हेक्टेयर। हम पर हेक्टेयर में 212 kg फर्टिलाइजर कंजप्शन पंजाब के अंदर कर रहे हैं। वहीं पौंडीचेरी में तो बहुत ज़्यादा है, 1091 kg पर हेक्टेयर। ये डाटा वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, याद करना हो तो कर लेना। पौंडीचेरी में कितना पर हेक्टेयर के हिसाब से फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, 1091 kg। वहीं पंजाब में करते हैं 212 kg। ठीक है, स्टेट में पंजाब आगे है, और वैसे आपका
पौंडीचेरी आ गया है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन कि सबसे ओवरऑल जो फर्टिलाइजर कंजप्शन है वो कहाँ पर होता है। टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन ये सबसे ज़्यादा इस कहाँ पर होता है, तो इसका आंसर है यूपी। यहाँ पर रेट पूछा गया है पर हेक्टेयर, हम सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ कहाँ करते हैं, तो वो पंजाब में है। स्टेट की बात करें तो, और स्टेट यूनियन टेरिटरी ना पूछा गया हो तो आंसर पौंडीचेरी होगा। और एक है टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन, तो उसका आंसर आपका होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कई बार, एवरेज एनुअल रेनफॉल पर हमारे भारत में हर साल कितनी एवरेज एनुअल रेनफॉल हो जाती है, तो उसका आंसर है 1194 mm। ये आप डाटा याद रखना। इस रेनफॉल के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इस रेनफॉल में बताने के लिए। अभी के लिए बस इतना याद रखो, इस पर भी कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया के अंदर एवरेज एनुअल रेनफॉल कितनी होती है, तो वो है आपकी 1194 mm। ठीक है, अब देखो एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं अपन, जीडीपी के ऊपर। जीडीपी क्या होता है ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको अपन बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर जो टोटल जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का कितना योगदान है, कितना प्रतिशत एग्रीकल्चर अपना योगदान देता है, इस पर क्वेश्चन आता है। तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज जीडीपी, इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना शेयर है, तो वो डाटा आप याद रखना, अभी है 17%। ठीक है, ये घटती बढ़ती रहती है, अभी के लिए आप लोग याद रखना 17%। ठीक, अब यहाँ पर भी कई चीज़ें आ जाती हैं। अब एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे सेक्टर हैं। एग्रीकल्चर में दो मेजर सेक्टर हैं, एक तो है आपका हॉर्टिकल्चर और दूसरा है आपका लाइव स्टॉक। अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में आपका शेयर होता है 30.4%, वहीं लाइव स्टॉक में होता है 4.1%। ध्यान रखना, ये जो 30.4% और 4.1% ये एग्रीकल्चर का है, इंडिया की जीडीपी में नहीं है। पहले तो इंडिया की जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर कितना है, 17%। फिर एग्रीकल्चर जीडीपी में हॉर्टिकल्चर का शेयर कितना है, हॉर्टिकल्चर का शेयर कितना है 30.4%, और लाइव स्टॉक का शेयर कितना है 4.1%। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्टेट है जो अपने स्टेट की जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर एग्रीकल्चर का रखता हो। क्वेश्चन को समझो, स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, अब इंडिया की बात नहीं कर रहा। हर स्टेट की अपनी अपनी जीडीपी होती है, फिर सबको कंबाइन करके इंडिया की जीडीपी बनाई जाती है। तो कौन सा स्टेट है वहाँ पर एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उस स्टेट की जीडीपी में। यहाँ पर पूछा गया है उस स्टेट का नाम जिसमें मैक्सिमम शेयर हो एग्रीकल्चर का उस स्टेट की जीडीपी में। ठीक है, वो स्टेट कौन सा है, वो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। ये आप लोग याद रखना। और कितना है, मोर देन 30%। अरुणाचल प्रदेश की जो टोटल जीडीपी है उसमें से 30% से ज़्यादा शेयर, 30% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वहाँ के एग्रीकल्चर का है। एक पूछ लेते हैं ग्रोथ, कौन सा स्टेट है यहाँ पर सबसे अधिक ग्रोथ है किसकी, एग्रीकल्चर की उस स्टेट जीडीपी में। ये से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर आंसर है आपका मध्य प्रदेश, एमपी। आंसर क्या है, मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, ये डाटा आप लोग याद रखना। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते भाई कितना है, तो वो है 9.3% की ग्रोथ रेट है। मतलब मध्य प्रदेश की जो टोटल जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है, एग्रीकल्चर जितना जीडीपी में शेयर करता है उसकी ग्रोथ रेट है 9.3%, जो कि मैक्सिमम है पूरी इंडिया में सभी स्टेट से। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक डाटा है जहाँ से हमेशा क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये आप लोग याद रखना। बाकी का कुछ बेसिक बातें हैं वो तो आपको पता ही होगा कि भाई सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया किस स्टेट का है, तो वो राजस्थान है। मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे आता है। लोएस्ट एरिया की बात करें तो वो गोवा का है। तो वो सब चीज़ें एग्रीकल्चर में तो बहुत ही कम पूछी जाती हैं। जो मैंने आपको बताया है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। ठीक, तो ये तो हो गया अपना एग्रीकल्चर का पार्ट फर्स्ट।